मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जीके के इसमें 20 क्वेश्चन है जो कि सभी से लगभग इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मिक्स जीके है आपके लिए और इनमें दोस्तों उन क्वेश्चनों को लिया गया रहता है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं, चाहे वो किसी राज्य के हों या फिर दोस्तों कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हों या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हो, तो सब प्रश्नों को इसमें लिया गया रहता है। तो इससे आपको एग्ज़ाम में जब आप पेपर हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको दोस्तों बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा इसमें खुद ही आपको अपना आकलन करना होता है। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ज़्यादा सीधे आपको इसका उत्तर बताता हूँ। तो आपको 20 में से कितने से हुए आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना होता है और मॉर्निंग में हर रोज़ ये हमारी वीडियो आती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवध में जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे और भी यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। सीताराम राजू, महात्मा गांधी, जगजीवन राम या फिर बाबा रामचंद्र। तो आप लोगों ने इसका सही उत्तर अपना टिक कर लिया होगा। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है वो बिल्कुल सही है। बाबा रामचंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवध के कृषक आंदोलन का नेता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। हरिवर्मन, रामचंद्र खारवेल या फिर प्रताप रुद्रदेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र उस समय देवगिरी का शासक था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो खारवेल ये कलिंग से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों आपको इसका उत्तर तो भली भांति पता होना चाहिए। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर आप कोई ना कोई एग्जाम जरूर देता है। आप में से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी भरते होंगे, जैसे कोई भी फॉर्म आते हैं, या राज्य में तो खैर इस बार ही ज़्यादा आए हैं, बाकी अभी तक आप लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दे रहे होंगे एग्जाम। तो भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी है कि गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा जो हो जाएगा हमारे राज्य में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी जिले में है। ये आपको उत्तराखंड की जीके में मैं भली भांति इसके बारे में बता चुका हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुधवा यूपी में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है। निम्न में से किस चोल शासक की उपाधि गंगेकोंड थी। ये इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था, किस चोल शासक की उपाधि ये गंगेकोंड थी। आदित्य प्रथम, राजराज, विक्रमादित्य प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो ये था राजेंद्र प्रथम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। ये भी दोस्तों इसी तरह से पूछा गया था। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून या फिर 23 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, तो बजट से है ये। तो बाकी इस तरह से दोस्तों बजट से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे किसी न किसी वीडियो में आपको हर रोज़ तो इंपॉर्टेंट प्रश्न इस तरह से दिए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई है। ये बजट 2021 और 22 के लिए है कि केंद्रीय बजट में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई है। भारत के सामान्य आयकरदाता, भारत के छोटे प्रवासी या फिर अप्रवासी भारतीय एनआरआई या भारत के बड़े उद्योगपति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं है, भारत के सामान्य आय करदाता इनको भी नहीं है, भारत के छोटे व्यापारी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रवासी भारतीय एनआरआई। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है एग्जाम में पूछे जाने की बजट से दोस्तों। एग्जाम अभी जो भी एग्जाम होंगे अभी जब तक ये बजट
इस साल से लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में एक आध प्रश्न है, तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दोस्तों हर जगह लगभग आपको दिख ही जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों पहले 7 थे, अब हैं 6, तो इनमें से एक हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसे 300 के कॉमा अब रखा गया है। बाकी ये सभी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक और भी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और भी, ये सब आपके अधिकार हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों अभी जो हाल ही में बजट पेश किया गया था उसका ही ये क्वेश्चन है। तो केंद्रीय बजट 2021-22, केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, गोवा, अंडमान और निकोबार, लेह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेह में। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो दोस्तों इसका उत्तर आपने कर लिया होगा। सीतारमण ने लेह में एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया है ताकि वहाँ के बच्चों को भी फ़ायदा इसका मिल सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 प्रभावी हुआ, मतलब कि कब से अस्तित्व में आया, ये आपसे पूछा गया। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017 या फिर 1 नवंबर 2016, 1 नवंबर 2017। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2016 से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर माना एग्जाम में आता है दोस्तों इस तरह से ऑप्शन रहते हैं कि सभी बिल्कुल 16 या फिर 17 हो गया, फिर 1 नवंबर 1 अप्रैल, तो फिर नहीं पढ़ा रहता है, पढ़ा भी रहता है तो जब तक अच्छे से याद नहीं है तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया था और बहुत से लोगों को इसका उत्तर पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी, 10 दिसंबर, 23 मार्च या फिर 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर इसका सही उत्तर है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, तो इसलिए इस दिन भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक पूछे जाते हैं अक्सर। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति, 4 समिति दी गई हैं इसमें, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पंचायती राज व्यवस्था को, तब आप इसका उत्तर कर ले जाएंगे। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में, ये त्रिस्तरीय राज पंचायती राज व्यवस्था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ML सिंघवी समिति, ये भी सही है। लक्ष्मी सिंघल समिति ये थी 1985-86 उस समय ये थी। तो इसमें PVN राव, तो ये इसका ये पंचायती राज समिति से संस्था से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके बाद 9 क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हर रोज़ आपको ये मॉर्निंग में दिया जाता है। तो यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था ये आपको बताना कि किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा गया था, हालांकि दूसरी तरह से उसमें पूछा गया था कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ पर है, तो इस तरह से पूछा गया था। तो लोथल गुजरात में था, तो ये है कहाँ है? गुजरात नहीं, सॉरी लोथल में। ऑप्शन नंबर बी, 7 अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो लोथल से। कालीबंगा राजस्थान में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है और पहले तक कई बार पूछा गया है, चाहे 100 से ज़्यादा बार अब तक पूछा गया होगा लगभग कोई भी एग्जाम हो। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 71वां, 72वां, 73वां या फिर 74वां? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोगों को पता होगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान
किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इसी तरह से कई बार एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, अमेजन, नील या फिर नाइजर? तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से पूछा गया था। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और, यहाँ पर आपको भरना है डैश, के बीच लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, तो किसके बीच लड़ी गई थी आपको बताना। उस्मान अली खान, मोहम्मद अली, सिराजुद्दौला और या फिर यूसुफ खान? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घात के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरोप और एशिया, यूरेशिया में पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। वेल्डस, स्टेपीज, डाउन्स या फिर प्रेरीज? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। शीतोष्ण घाट के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कहाँ थी? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर तोसाली? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अशोक दोस्तों, अशोक के संबंधित भी हर एग्जाम में, लगभग किसी न किसी एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। तो अशोक का दोस्तों जो काल से शिलालेख है हमारे उत्तराखंड राज्य से ही, तो यहाँ से जो एक प्राप्त हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? खिलजी, मौर्य, तुगलक या फिर गुलाम? तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो गुलाम वंश का ये संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से पूछा गया था। बहुत से लोग इस ऑप्शन में भी कन्फ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता दोस्तों, ये छोटी री यहाँ पर टाइपिंग एरर होगी, तो आप लोग नागरिकता इस तरह से नागरिकता से संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि नागरिकता हमारे किस भाग में है। तो इसका सही उत्तर है भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद कितने से कितने तक? अनुच्छेद ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है हमारी नागरिकता। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था क्योंकि तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ये है आखिरी क्वेश्चन इसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं था तो ये आगे पीछे हो गया था। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में नियोजित विकास का विरोध ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने किया था। तो अब दोस्तों 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, क्योंकि ये 19 पहले आ गया था और 18 उसके बाद आया, क्योंकि यहाँ पर 17 था, फिर 19 आया, फिर 18, फिर उसके बाद 20। तो एक क्रम यहाँ पर बिगड़ गया था। तो पूरे क्वेश्चन हमारे 20 हैं। तो अब आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हुए। तो मिलेंगे दोस्तों आज दिन में नए उत्तराखंड वीडियो के साथ। तो थैंक यू।